चलिए आज के 10th इकोनॉमिक्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें आपका पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था है और इसके विकास का इतिहास है। इसमें हम लोग आज अध्ययन करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। अब ध्यान देते हैं, इसमें आज का पहला क्वेश्चन आपको पूछता है अर्थव्यवस्था की संरचना से। तो अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे आज क्वेश्चंस। तो आज ये पहला क्वेश्चन हुआ अर्थव्यवस्था की संरचना से हम लोग। तो देखते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना में अगर कहा जाए तो अर्थव्यवस्था की संरचना से क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की संरचना को बताएं या ढांचा को बताएं। एक क्वेश्चन आपको देता है तो अर्थव्यवस्था की संरचना को देखें तो इसका तीन इसमें आपको ढांचा मिलकर के पूरा अर्थव्यवस्था की संरचना का निर्माण करता है। इसमें आपका संरचना में पहला देखते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ध्यान देंगे, पहला प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, दूसरा कहते हैं इसको द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं और तीसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो हम लोग ये दिमाग में आ गया कि इसका तीन क्षेत्र मिलकर के अर्थव्यवस्था की संरचना का गठन करता है, निर्माण करता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का जो संरचना होता है वह तीन ढांचा मिलकर के, तीन क्षेत्र मिलकर के इसका निर्माण करता है। मतलब अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा है वह तीन क्षेत्र मिलकर इसका निर्माण करता है। पहला हो गया प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र हो गया। एक तो जान गए होंगे सभी लोग। अब ध्यान देते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कहते हैं इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, ये दिमाग में आपको रखना है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। और इसमें देखा जाए तो क्या क्या आएगा, जैसे इसमें कृषि तो आएगा ही, इसमें कृषि के बाद में पशुपालन को इसमें रखा गया है। जैसे हम लोग कहते हैं मत्स्य पालन को भी इसमें रखा गया है। जैसे वन संसाधन है तो इसको रखा गया है। तो कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया या वन हो गया, ये सब क्षेत्र को हम लोग किस में रखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को में रखते हैं। इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि किसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है तो आपका आंसर इसमें होगा सर प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें हमें आजादी मिली उसमें सबसे अधिक अर्थव्यवस्था में योगदान कृषि क्षेत्र का ही था, कृषि क्षेत्र का ही था, प्राथमिक क्षेत्र का ही था। और पंचवर्षीय योजना जब लागू हुआ, शुरुआत हुआ 1991 ईस्वी में, तो उसमें सबसे प्राथमिकता दिया गया तो कृषि को ही प्राथमिकता दिया गया था। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया प्राथमिक क्षेत्र हो गया। जबकि अगर क्वेश्चन पूछे ये द्वितीय क्षेत्र हो गया तो इसमें किसे रखा गया है, तो द्वितीय क्षेत्र को कहा गया है, इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है उद्योग क्षेत्र भी कहा गया है, उद्योग क्षेत्र भी कहा गया है। तो उद्योग क्षेत्र किसे कहा गया है, तो द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा गया है। ठीक है, और इसमें सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसी उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था। इसमें हम लोग देखते हैं कि जितना भी उद्योग आता है, जन उपयोगी संसाधन आता है या खनिज संपदा आता है, उद्योग जितने भी आते हैं, बिजली है, बड़े बड़े उद्योग खुले जाते हैं, वो सभी को सभी रखा गया है द्वितीय क्षेत्र में। तो पहला हो गया कृषि और उससे संबंधित हो गया प्राथमिक क्षेत्र में, दूसरा उद्योग को कहते हैं द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। जबकि अगर तीसरा कहा जाए तृतीय क्षेत्र है, इसको हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं,
इसे हम लोग सर्विस सेक्टर कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। और इसमें हम लोग देखते हैं कि कहीं भी अगर बैंक में जाते हैं तो वहां जितने कर्मचारी होते हैं वो सेवा देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बैंकिंग प्रणाली करते हैं, अगर आप बीमा कराते हैं, अगर परिवहन की ओर जाते हैं, परिवहन है या संचार कहते हैं, तो ये सभी में क्या है, सेवा होता है। डॉक्टर क्या कर रहा है, तो सेवा दे रहा। शिक्षक क्या दे रहा है, तो सेवा दे रहा है। बैंक में आप कर्मचारी आपको क्या देता है, तो सेवा देता है। रेलवे में सेवा मिलता है, और जिससे बात करते हैं टेलीफोन से, तो वह कंपनी जो है सेवा देने का काम करती है। तो ध्यान देते, मोबाइल तो वस्तु है, लेकिन जो बात करा रही कंपनी वो क्या है, सेवा है। ये समझ में आपको आ गया होगा। तो आप एक क्वेश्चन आपको है कि अर्थव्यवस्था की संरचना, तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की संरचना जो होता है वह 3 क्षेत्र मिलकर बनता है। प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा बोलिए क्या होगा, द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा क्या होगा, तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे वन हो गया, वन या जंगल कहते हैं इसको, या मत्स्य पालन करते हैं, पशु पालन करते हैं, कृषि कहते हैं, सभी आ गया प्राथमिक क्षेत्र में। जिसमें हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को ही प्राथमिकता दिया गया था, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं द्वितीय क्षेत्र को यह उद्योग भी क्षेत्र कहते हैं, और आज जितने भी उद्योग खोले गए हैं उस मुझसे जो भी आय प्राप्त होता है अर्थव्यवस्था में, तो इसको द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है। और जो है दूसरा पंचवर्षीय योजना में इसी उद्योग को रखा गया था, प्राथमिकता दी गई थी। जबकि तीसरा आपका आता है वह तृतीय क्षेत्र होता है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। और बैंक, बीमा, परिवहन, ये सब में सेवा दिया जाता है, ठीक, संचार सब में सेवा दिया जाता है। आज कहा जाए कि भारत में सबसे अधिक अर्थव्यवस्था में योगदान किसका है, तो आप कहेंगे सर यह तृतीय क्षेत्र का है, आज के समय में तृतीय क्षेत्र का है। लेकिन सबसे जो देश आजाद हुआ था उस समय प्राथमिक क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान था, ठीक है ना। तो ये दिमाग में आपको रखना होगा। तो इस प्रकार आपका पहला एक लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको दिमाग में आपका आ गया होगा। अर्थव्यवस्था की संरचना आप समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद में हम लोग दूसरा प्रश्न पर गौर करते हैं। वो क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका कहता है कि अर्थव्यवस्था का प्रकार बताएं, प्रकार कर रहा है। तो अर्थव्यवस्था का अगर प्रकार की बात कहा जाए, तो अर्थव्यवस्था का अगर प्रकार अगर देखें, तो अर्थव्यवस्था का देखते हैं, अर्थव्यवस्था का अगर प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अर्थव्यवस्था का प्रकार अगर देखा जाए तो कितने प्रकार का होता है आप सभी ये जानते हैं। तो अर्थव्यवस्था का प्रकार कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 3 प्रकार का होता है। पहला एक हो गया क्या भाई, पहला आप कहेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आप कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गया पहला। दूसरा क्या हो गया, दूसरा कहते हैं कि सर ये समाजवादी अर्थव्यवस्था हो गया, समाजवादी अर्थव्यवस्था ये दूसरा हो गया। जबकि तीसरा आप क्या कहते हैं, तो तीसरा आप कहते हैं सर ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, और तीसरा आपको कहते हैं क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो तीसरा जो इकोनॉमी हुआ वो मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाता है, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये दिमाग में आपको आ गया होगा कि अर्थव्यवस्था का प्रकार 3 प्रकार का होता है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का साधन जितना होगा और सेवा होगा उसका मालिक निजी व्यक्ति होगा। जब निजी व्यक्ति होगा तो उस तरह की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे उत्पादन का साधन हो गया, वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है,
और सेवा हो गया, ये दोनों का मालिक कौन होगा? जब निजी व्यक्ति होगा उसे हम लोग कह देंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे आप कहते हैं कि सर अमेरिका में क्या है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अगर जापान में अगर जाके देखें तो यहां पर भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको मिलेगा इसमें, ठीक है ना। तो यह इसके बाद में समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात कहा जाए तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ? तो इसमें जन कल्याण की बातें होती है, मानव कल्याण की बातें होती हैं, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो समाजवादी समाज के सभी वर्ग को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या हुआ भाई? इसमें उत्पादन का जितना साधन है और इसके बाद में उत्पादन का साधन और सेवाओं का जो मालिक होता है, मालिकाना हक होता है, स्वामित्व होता है, वह सरकार के पास में होता है। और सरकार जनहित में लोक कल्याणकारी में कार्यक्रम को स्थापित करती है। तो इसे कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि चीन क्या है, तो चीन में समाजवादी या साम्यवादी की व्यवस्था हम लोग कहते हैं। जैसे क्यूबा क्या है, तो क्यूबा में भी इस प्रकार की व्यवस्था है। अगर कहा जाए आगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है भाई, तो आप कहते हैं सर मिश्रित मतलब मिला हुआ होता है, मतलब ये दोनों का इसमें रूप देखने को मिलेगा। मतलब पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का इसमें रूप में देखने को मिलेगा, जिसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो जहां दोनों का मिला जुला रूप देखा जाता है, दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था जहां देखा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि भारत, तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो आप कहेंगे सर भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये दिमाग में रखना है, ठीक है ना। चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा। पूंजीवादी, समाजवादी, तीसरा क्या हो गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी में वह मालिकाना हक, वस्तु उत्पादन का साधन और सेवाओं का मालिकाना हक निजी व्यक्ति होगा, इसमें सरकार हो जाएगा मालिक, और इसमें दोनों मिलकर करता है। इसे हम लोग कहते हैं क्या? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए आपका एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है। वह क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? तो वह क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक विकास एवं वृद्धि में अंतर बताएं। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन कहता है कि आप बताइए कि आर्थिक विकास एवं वृद्धि एवं वृद्धि में अंतर का रहा है कि बताइए भाई ये दोनों में अंतर क्या होता है? आर्थिक विकास और वृद्धि में अंतर क्या होता है? एक क्वेश्चन डाला हुआ है आपका। तो आर्थिक विकास का मतलब क्या है? तो आर्थिक विकास का मतलब होता है कि आप उत्पादन बढ़ाइए, उस सेवा बढ़ाइए, आपके पास में यहाँ पर ये उत्पादन क्षमता क्या हो रहा है? उत्पादन क्षमता आप जो है बढ़ा रहे हैं। आपके पास में इस सेवा का जो अवसर है वो भी बढ़ा रहे हैं। तो आपकी अर्थव्यवस्था में क्या होगा? आपकी अर्थव्यवस्था में भी विकास होगा। ये समझ में आ रहा होगा कि आपके पास में उत्पादन की क्षमता को बढ़ाइएगा, वस्तु का उत्पादन बहुत ज्यादा मतलब वो बढ़ा रहे हैं और सेवा का भी अवसर बढ़ा रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था भी ये आपका बढ़ेगा, निश्चित तौर पर बढ़ेगा, क्योंकि उत्पादन की क्षमता आप में बढ़ रहा है और सेवा का अवसर भी बढ़ा रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था भी विकास आगे बढ़ेगा। तो कहा जाता है कि आर्थिक विकास का मतलब क्या हुआ? जितने भी ये जो विकासशील राष्ट्र है, वो विकासशील राष्ट्र में आपको देखने को मिल रहा है कि सब लगा हुआ है कि उत्पादन क्षमता बढ़ाना है भाई, अभी कम है। दूसरा, सेवा का अवसर भी बढ़ाना है, नौकरी कम है, अवसर बढ़ाना है। अब अर्थव्यवस्था मेरा विकास कर रहा है, आगे बढ़ेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं आर्थिक विकास। और देखिए आर्थिक वृद्धि अगर कहा जाए तो आर्थिक वृद्धि का मतलब है उत्पादन की क्षमता पहले से ही बढ़ा हुआ है।
काफी बढ़ा हुआ है, सेवा का अवसर भी काफी अधिक मेरे पास में है, तो अर्थव्यवस्था मेरे पास में विकसित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि उर्सुला हिक्स ने क्या कहा, उर्सुला हिक्स ने क्या कही, उर्सुला हिक्स क्या, तो अर्थशास्त्री का नाम है उर्सुला हिक्स। उन्होंने कहा, क्या कहा, विकासशील राष्ट्र के लिए आर्थिक विकास शब्द का उपयोग होता है, और विकसित राष्ट्र के लिए, देखिए, ये विकसित राष्ट्र के लिए आर्थिक वृद्धि का उपयोग होता है। क्योंकि आर्थिक विकास का मतलब है कि आप उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे हैं, सेवा का अवसर बढ़ा रहे हैं, अर्थव्यवस्था आपका बढ़ रहा है। लेकिन अगर वृद्धि कहा जाए तो इसका मतलब बढ़ा हुआ है, आपके पास में पर्याप्त मात्रा में है, उत्पादन का साधन भी बहुत ज्यादा आपके पास में है, तो आपको विकसित कहा जाएगा। तो उर्सुला हिक्स ने, ध्यान देते हैं, ये उर्सुला हिक्स ने क्या कही, उर्सुला हिक्स, उर्सुला हिक्स की श्रीमती उर्सुला हिक्स अर्थशास्त्री का नाम है, उर्सुला हिक्स याद रखिएगा। इन्होंने कहा, क्या कहा, तो विकासशील राष्ट्र के लिए आर्थिक विकास शब्द का उपयोग होता है, और विकसित राष्ट्रों के लिए आर्थिक वृद्धि शब्द का उपयोग होता है। और दोनों तो लगता है कि एक ही समान है, लेकिन दोनों एक समान अर्थव्यवस्था में नहीं है, दोनों में अंतर होता है। आर्थिक विकास का मतलब आप क्षमता बढ़ा रहे हैं, यह क्षमता बढ़ा हुआ है यहाँ, और सेवा का अवसर बढ़ा रहे हैं, सेवा का अवसर काफी ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर आर्थिक विकास है या विकासशील राष्ट्रों के लिए शब्द उपयोग होता है, और आर्थिक वृद्धि शब्द का उपयोग विकसित राष्ट्रों के लिए होता है। तो बताइए भारत के लिए क्या उपयोग होगा, आर्थिक विकास होगा कि आर्थिक वृद्धि होगा? आप कहेंगे सर भारत के लिए आर्थिक विकास शब्द का उपयोग होगा ना, और अमेरिका के लिए क्या होगा, आप कहें आर्थिक वृद्धि शब्द का उपयोग होगा, क्योंकि वह विकसित राष्ट्र है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन तीसरा भी आपको मैंने बता दिया। इसके बाद में हम आगे प्रश्न में आते हैं। आगे प्रश्न क्या है आपका, वो है आपका इसमें चौथा क्वेश्चन है, वो क्या है, समावेशी विकास से क्वेश्चन पूछ रहा है। यही आपका चौथा क्वेश्चन है, समावेशी विकास। देखिए 3 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, चौथा क्वेश्चन है समावेशी विकास किसे कहते हैं। तो समावेशी विकास का मतलब होता है, समावेशी का मतलब सबका विकास हो, सबका विकास हो। अगर किसी देश में, किसी राष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, अगर सभी का विकास है, या विकास का लाभ जो है गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचे, भारत अगर विकास कर रहा है, पैसा अर्जन कर रहा है, आर्थिक विकास कर रहा है भारत, तो उसका लाभ, आर्थिक विकास का लाभ, सामाजिक विकास का लाभ वह गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचे। तो गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचे, उसका फायदा सभी लोगों तक पहुंचे, समाज के सभी वर्ग के लोगों तक फायदा पहुंचे, तब कहेंगे समावेशी विकास। अर्थव्यवस्था में कहता है समावेशी विकास क्या किसे कहते हैं, तो वैसा अगर विकास करते हैं, और इस विकास का अगर लाभ है वह गरीब से गरीब स्तर के लोगों तक पहुंचे, उसे कहेंगे समावेशी विकास कहते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं। तो ऐसा विकास जिसका लाभ समाज के गरीब से गरीब स्तर के लोगों तक पहुंचे, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हो, उनकी आय में सुधार हो, उनका जीवन स्तर में सुधार हो, इसे कहेंगे, इस विकास को कहेंगे समावेशी विकास कहा जाता है। एक बार और दिमाग में रखेंगे, समावेशी विकास किसे कहते हैं। कोई कह दिया समावेशी विकास क्या है, तो कहना कि वैसा आर्थिक विकास जिसका लाभ समाज के गरीब से गरीब वर्ग के लोगों तक पहुंचे, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हो, उनकी आय में सुधार हो, उनका प्रति व्यक्ति आय बढ़े, उनका परिवार खुशहाल की ओर आगे बढ़े, तो इसे कहेंगे समावेशी विकास कहेंगे। तो इस तरह का सरकार भी काम कर रही है।
सभी का विकास करने के लिए आर्थिक सहयोग भी कर रही है, वृद्धा पेंशन का व्यवस्था कर रही है, निःशुल्क जो है वो व्यवस्था कर रही है, छात्रावास की व्यवस्था कर रही है, छात्रवृत्ति की व्यवस्था कर रही है कि सब पढ़े सब बढ़े। तो ये दिमाग में रखना है समावेशी विकास क्या है, तो वैसा विकास जिसका लाभ समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचे उसे समावेशी विकास कहते हैं। जिससे उनकी स्थिति में सुधार हो, उनकी आजीविका का स्रोत जो है मजबूत की ओर बढ़े, वह आगे की ओर बढ़े, इसे कहेंगे समावेशी विकास कहा जाता है। तो ये दिमाग में आपको आ गया होगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन पर गौर करते हैं। वो क्वेश्चन आपको क्या है, तो वह क्वेश्चन आपका कहता है कि बताइए, इसमें एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में आपको जानना है। तो ध्यान देते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई, इसका कार्य क्या होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद को हम लोग एनडीसी भी कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एन से क्या हुआ, तो एन से कहेंगे कि एन से सर ये नेशनल हो गया, ठीक है भाई। और डी से क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर डी से डेवलपमेंट हो गया, डी से डेवलपमेंट हो गया। और सी से क्या हुआ, तो कहेंगे सर सी से हो गया काउंसिल हो गया। तो ये हो गया राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया। तो राष्ट्रीय हो गया, ये विकास हो गया, और ये क्या हुआ, परिषद हो गया। तो ये भारत में इसका गठन कब किया गया था, एनडीसी का, तो भारत में एनडीसी का गठन किया गया कब है, तो 6 अगस्त 1952 को यह गठित किया गया था। और इसका अध्यक्ष कौन, तो आप कहेंगे इसका अध्यक्ष सर पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं इसका अध्यक्ष। और जितने भी राज्य हैं वो राज्य का अगर मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री क्या होता है, तो आप कहेंगे सर मुख्यमंत्री इसका सदस्य होते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर 6 अगस्त 1952 को एनडीसी का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री और इसका राज्य का मुख्यमंत्री इसका सदस्य होते हैं। और कहा गया कि मुख्यमंत्री जितने भी सदस्य हैं इसका काम क्या है, तो राज्य और केंद्र के बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में सामंजस्य स्थापित करना है कि राज्य का क्या डिमांड है, केंद्र क्या कह रहा है, राज्य क्या कह रहा है, दोनों के बीच में जो वित्तीय समझौता है, वित्तीय समस्या है, इसका समाधान करना है। और आप जानते हैं कि योजना आयोग जो अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, तो योजना आयोग का जो अंतिम रूप देने का काम करता है वो करता है एनडीसी ही करता है, एनडीसी ही करता है। अनुमोदन करने का काम, जैसे योजना आयोग का जो भी प्लानिंग बनाया, इसका अनुमोदन कौन करता है, आप कहेंगे सर एनडीसी करता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करता है। तो ये दिमाग में आपको रखना है एनडीसी के बारे में। और इस अब जो है यह नीति आयोग के अंतर्गत सबको रख दिया गया है, मतलब कब से, 2015 ईस्वी से नीति आयोग के अंतर्गत रखा गया है। तो ये दिमाग में आपको रखना है। तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, 6 अगस्त 1952 को किया गया। प्रधानमंत्री इनके अध्यक्ष, राज्य का मुख्यमंत्री इनके सदस्य, और ये जो सदस्य और जो है ये सदस्य हैं, और आपका आयोग है, आपका नियोजन आयोग है, ये दोनों के बीच में सामंजस्य बनाने का कार्य करता है एनडीसी करता है। और योजना आयोग का अनुमोदन भी एनडीसी ही करता है। लेकिन अब तो आप जानते हैं कि योजना आयोग अब नीति आयोग हो चुका है, 2015 ईस्वी से नीति आयोग हो गया है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। अब तो नीति आयोग हो गया, तो नीति आयोग के अंतर्गत अब कार्य होता है इसमें, ठीक है ना। तो ये दिमाग में आपको आ गया है। चलिए अब आगे ध्यान देते हैं। एक तो राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो गया, गठन कब किया गया, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को।
अध्यक्ष प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इसका सदस्य होते हैं और इसका जो है अनुमोदन करता है योजना आयोग द्वारा बनाए गए जितना योजना होता है इसका अनुमोदन करता है। लेकिन अब क्या हो गया, 2015 ईस्वी से नीति आयोग हो गया। अब नीति आयोग का ही सब काम बचा हुआ है, नीति आयोग ही करता है सब कुछ काम। और नीति आयोग का जो आपका हेड कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, आप कहेंगे प्रधानमंत्री होता है सर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद में आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि ये आर्थिक विकास की माप का सूचकांक क्या है। ये छठा क्वेश्चन आपका है, इस पर ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन कहता है आर्थिक विकास। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन आया वो आया, छठा क्वेश्चन आपका है, वो क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है क्या भाई, तो आर्थिक विकास। अब देखते हैं आर्थिक विकास की माप का सूचकांक पूछ रहा है, वह सूचकांक को बताएं। यहां पर एक क्वेश्चन कर रहा है, सूचकांक को बताएं कैसे तैयार, इंडेक्स तैयार होता है। तो आर्थिक विकास की माप, अब देखिए आर्थिक विकास की माप के लिए सूचकांक क्या है, किसी भी राष्ट्र का जो आर्थिक विकास होता है इसके मापने का सूचकांक एक दो होता है। पहला हम लोग कहते हैं, दो में पहला हो कहते हैं वो क्या है, तो पहला कहते हैं वो राष्ट्रीय आय होता है, राष्ट्रीय आय होता है। और दूसरा होता है, आप जानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय होता है, प्रति व्यक्ति आय, जिसको हम लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम कहते हैं, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग पीसीआई भी कहते हैं, पर कैपिटा इनकम कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए आर्थिक विकास, किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास की माप का सूचकांक जो होता है वो दो होता है। पहला राष्ट्रीय आय हो गया, जिसको कहते हैं नेशनल इनकम कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। तो नेशनल इनकम का मतलब है कि कोई एक साल में, एक वर्ष में, देखिए एक वर्ष में, कोई एक वर्ष या एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष कह सकते हैं, एक वित्तीय वर्ष में या एक वर्ष में जितना भी आपका जो है वो उत्पादित वस्तु हो गया, उत्पादन किया गया आपके पास में वस्तु, और इसके बाद में आपका सेवा, उत्पादन क्या हुआ आपके पास में, तो उत्पादन हुआ आपका दो, पहला हुआ ए वस्तु, दूसरा क्या हुआ ए सेवा। तो वस्तु और सेवा हुआ, तो आप कहते हैं कि एक वर्ष में सर उत्पादन हम कर लिए, जितना वस्तु किए, जितना सेवा किए, वस्तु और सेवा का उत्पादन कर लिए, और बाहर से जो हमारे देश में भेजा और यहां से बाहर जो भेजा, कुल आपका प्लस माइनस करने के बाद में जो हमें प्राप्त होता है उसे ही कहते हैं राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो कहा जाता है कि यहां पर कि एक वर्ष में किसी राष्ट्र का उत्पादित की गई कुल वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योगफल को, मौद्रिक मूल्य का योगफल को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय कहते हैं, मौद्रिक मूल्य का योगफल, याद रखिएगा। तो एक वर्ष में उत्पादन किया हुआ कुल वस्तु और सेवा, एक वर्ष में उत्पादन किया हुआ कुल वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य का योगफल जो होगा इसे ही कहते हैं राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय में क्या होगा भाई, तो एक साल, एक वर्ष में उत्पादन किया हुआ कुल वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योगफल को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें बाहर से जो भेजता है उसको जोड़ते हैं, यहां से जो भेजेगा उसको घटाना पड़ेगा, तब तो कुल हमको प्राप्त होगा। इसके बाद में आगे कहता है प्रति व्यक्ति आय कहता है, पर कैपिटा इनकम। तो देखिए आर्थिक विकास को अगर मापना है तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको होता है प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास का माप का सूचकांक होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे सटीक बताया गया है आपको, प्रति व्यक्ति आय कहा गया है,
पर कैपिटा इनकम कहा गया है। और पर कैपिटा इनकम पीसीआई जो कहते हैं पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है, तो आपने कुल जो आय हुआ राष्ट्रीय आय, अगर पर कैपिटा इनकम क्या कैसे निकालेंगे, तो आप कह देंगे कि राष्ट्रीय आय जो हमें प्राप्त हुआ इसमें कुल जनसंख्या से हम लोग भाग लगा देंगे। राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, तो राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, तो आपको मिलेगा जो भी प्राप्त होगा वो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। अब प्रति व्यक्ति आय एक औसत आय होता है, औसत आय होता है, क्योंकि कोई ज्यादा कमाता है कोई कम कमाता है, तो सबको हम राष्ट्रीय आय को जोड़ेंगे और उसके बाद में कुल जनसंख्या से भाग लगा देंगे। तो राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या बराबर होगा प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए आप क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय में भाग लगा देंगे कुल जनसंख्या से, तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। अगर कोई भी पूछेगा आपसे कि बताइए किसी भी देश का विकास को अगर मापना है तो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब यह सूचकांक क्या होगा, या मापने की इकाई क्या होगा, स्केल क्या होगा, आप कहेगा सर प्रति व्यक्ति आय होगा, प्रति व्यक्ति आय होगा, ये दिमाग में आपको रखना है। तो आर्थिक विकास की माप के सूचकांक जो होता है वह दो हो गया, पहला हो गया राष्ट्रीय आय और दूसरा हो गया प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय मतलब एक वर्ष में उत्पादन की गई कुल वस्तु और सेवा का जो मौद्रिक मूल्य है, तो मौद्रिक मूल्य का योगफल को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय कहते हैं। बाहर से जितना पैसा है उसको भी जुड़ जाता है, चला गया तो कुछ घट भी जाएगा इसमें। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब हो गया राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, इसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। किसी भी देश का आर्थिक विकास की माप का सूचकांक का इकाई अगर होगा तो प्रति व्यक्ति आय होगा, ये दिमाग में रखना है आपको। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन भी कर दिए आर्थिक विकास की माप के सूचकांक के बारे में। अब देखिए इसके बाद में आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है, वो क्वेश्चन आपका सातवां है। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है इस पर गौर करते हैं। सातवां क्वेश्चन आपसे कह रहा है नरेगा के बारे में। अब देखिए यहाँ पर नरेगा है, तो यहाँ पर ये क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये नेशनल हो गया, देखिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा। और नरेगा जो है ये पारित कब हुआ, ये अधिनियम एक्ट न है, एक्ट का मतलब अधिनियम। नेशनल, एन से नेशनल, रूरल तो एन से कहेंगे सर, ये एन से हो गया नेशनल हो गया, ठीक है। आर से क्या हो गया, तो रूरल हो गया मतलब ग्रामीण हो गया। और ई से क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर ई से एम्प्लॉयमेंट हो गया यहाँ पर। जी से क्या हो गया, गारंटी हो गया आपका, गारंटी हो गया। ए से क्या हुआ, आप कहेंगे सर एक्ट हो गया, अधिनियम हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया, ये दिमाग में आपको रखना है यहाँ पर। तो आपका ए हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, तो गारंटी एक्ट हो गया। तो यहाँ पर तो ये आपका हो गया नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया, ये दिमाग में आपको रखना है। तो यहाँ पर ए हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया। तो कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट हो गया। ये कब हुआ, 2005 में पास हुआ था। भारत में कब, 2005 में पास हुआ था। मतलब यहां पर कह सकते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में पास हुआ, हमारे देश में 2005 में पास हो गया था। लेकिन लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ 2006 ईस्वी में, लागू हुआ 2006 ईस्वी में लागू हुआ, ठीक है ना, 2006 ईस्वी में लागू हुआ। और कहा जाता है लागू हुआ तो सबसे पहले कहां,
लागू हुआ? तो आंध्र प्रदेश में लागू हुआ। आंध्र प्रदेश में देखेंगे, आंध्र प्रदेश का अनंत अनंतपुर एक गांव है, वहीं से लागू किया गया था। ठीक है ना। तो आपको कहेगा नरेगा जो है 2005 ईस्वी में बना, लागू कब हुआ? 2006 ईस्वी से लागू हुआ। ठीक है ना। और इसके बाद में 2008 में कहा गया, 2008 में इसको पूरे देश में लागू हो गया। लागू हुआ 2006 ईस्वी में। ठीक है ना। लेकिन आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ, और आंध्र प्रदेश से शुरू हो गया तो 2008 ईस्वी में पूरे देश में लागू कर दिया गया, कि पूरा देश में। शुरुआत तो हुआ आंध्र प्रदेश से शुरू हो गया 2006 ईस्वी से, 2008 में पूरे देश में लागू कर दिया गया था इसको। ठीक है ना। और इसके बाद 2009 ईस्वी में, ध्यान देंगे, 2009 ईस्वी में क्या किया गया? इसको कर दिया गया मनरेगा कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। 2009 ईस्वी से इसको मनरेगा कर दिया गया। ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में ये बन गया, लेकिन 6 ईस्वी से शुरू कर दिया गया। सबसे पहले आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया, 8 में पूरे देश में लागू हो गया, और 9 में इसको मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी के रेस्पेक्ट में मनरेगा कर दिया गया। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कर दिया गया। महात्मा गांधी के रेस्पेक्ट में एम जोड़ दिया गया आगे, तो नाम हो गया मनरेगा हो गया। ठीक है ना। इसके अंतर्गत आप जानते हैं कि गांव का है, क्योंकि नाम है रूरल, देखिए मतलब गांव का हो गया। गांव में अगर किसी व्यक्ति को यह जो अधिनियम है वो कहता है कि ग्रामीण लोगों में अगर कोई मजदूरी का काम करता है तो उसको 1 साल में 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी जाती है। अगर 100 दिन का रोजगार नहीं मिला, 50 दिन का ही रोजगार मिला 1 साल में है, तो उसको 50 दिन और जो काम नहीं भी किया है, क्योंकि 100 दिन का आपका गारंटी दे रहे हैं, 50 दिन काम ही मिला है मजदूर को, 50 दिन और तो बैठा के आपको पैसा देना पड़ेगा। 50 दिन का और सरकार पैसा देती है, तो 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी जाती है इसमें। ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखना है, नरेगा के तहत कितना दिनों का 1 साल में गारंटी मिलता है? 100 दिन का गारंटी मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को, किसानों को गारंटी मिलता है कि आपको 100 दिन का रोजगार की गारंटी दिया जाएगा 1 साल में। ठीक है। तो ये आपको हो गया नरेगा की बात है। नरेगा जो है कब बना? 2005 ईस्वी में। जो है शुरुआत कब किया गया? 2006 ईस्वी में शुरुआत कर दिया, लागू कर दिया गया। और ये लागू कर दिया गया तो सबसे पहले शुरू कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में शुरू कर दिया गया 6 में ही, लेकिन 8 में पूरे देश में यह लागू कर दिया गया। और 2009 ईस्वी में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। किसके रेस्पेक्ट में? तो कहेंगे सर महात्मा गांधी के रेस्पेक्ट में कर दिया गया। ठीक है ना। इसमें 365 दिन में गांव में रहने वाले मजदूरों को 365 दिन में 1 साल में 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी जाती है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग का। चलिए, तो ये हो गया नरेगा, ये जिसे आप मनरेगा के रूप में भी जानते हैं। चलिए अब ध्यान देते हैं इसमें, इसके बाद का क्वेश्चन आता है, वो है गरीबी रेखा है। गरीबी रेखा को समझते हैं यहाँ पर। तो आप ध्यान देते हैं, आपका क्वेश्चन अगर पूछेगा कि गरीबी रेखा आप क्या कहते हैं? देखिए, गरीबी रेखा तो एक काल्पनिक है, ऐसा नहीं कि कोई एकदम लाइन रेखा खींचा हुआ है। ये तो काल्पनिक कर रहे हैं, एक कल्पना कर रहे हैं हम लोग। तो अर्थव्यवस्था में एक कल्पना करके एक रेखा बना दिया गया, जिसको कहा गया है गरीबी रेखा कहा गया है। और इसको ऊर्जा स्केल में भी मापा जाता है, काल्पनिक रूप में ऊर्जा स्केल में मापा जाता है। और कहा जाता है कि देखिए भाई इसमें कि अगर कोई गांव के लोग हैं, उन्हें अगर 2400 अगर कैलोरी है, ध्यान देते हैं, 2400 कैलोरी अगर ऊर्जा मिलता है प्रतिदिन, 2400 कैलोरी ऊर्जा मिलता है गांव में रहने वाले लोगों को, 2400 कैलोरी प्रतिदिन उससे मिलता है।
ठीक है। या शहर में अगर देखते हैं, शहर में रहने वाले लोगों को 2100 कैलोरी उसको ऊर्जा जो है वो प्रतिदिन अगर मिलता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं गरीबी रेखा कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग गरीबी रेखा कहते हैं। तो गरीबी रेखा खींचा गया। अब देखिए ये गरीबी रेखा खींचा गया, आप कहते सर ये गरीबी रेखा खींचा गया, तो ये काल्पनिक रेखा हो गया। ये गरीबी रेखा अगर खींच देते हैं तो काल्पनिक हो गया, और ऊर्जा के आधार पर बताया गया कि गांव में रहने वाले लोग जिन्हें 2400 कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा मिलेगा उसको गरीबी रेखा में रखेंगे। शहर में रहने वाले लोग जिन्हें 2100 कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा मिलेगा तो इसको गरीबी रेखा में रखेंगे। और जब 2400 कैलोरी से कम या 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा मिलेगा उसको रख देंगे बीपीएल में। बीपीएल में जानते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, तो बीपीएल में रखते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बी से क्या हो गया, बिलो मतलब नीचे, गरीबी रेखा से नीचे ना है, तो बिलो मतलब नीचे होता है बिलो। पी का मतलब आप कहेंगे क्या, तो पी का मतलब पॉवर्टी कहेंगे, और एल का मतलब क्या कहेंगे, तो एल का मतलब लाइन हो गया, लाइन मतलब रेखा हो गया, बिलो पॉवर्टी लाइन कह देंगे। मतलब गरीबी रेखा से नीचे मतलब 2400 कैलोरी से कम, मतलब कम खाना पीना खा रहा है बेचारा, ऊर्जा कम मिल रहा है, 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम और 2100 कैलोरी प्रतिदिन से कम ऊर्जा मिल रहा है उसको बीपीएल में रखा गया है, ठीक है ना। और जिसको यहां पर इससे ऊपर, अगर ऊपर है 2400 कैलोरी से ज्यादा ऊर्जा मिल रहा है उसे प्रतिदिन, अच्छा खाने पीने वाला अच्छा परिवार का है, खूब खा रहा है पी रहा है, तो ये 2400 कैलोरी से कम गांव वाले लोगों को और 2100 कैलोरी से कम शहर वाले लोगों को अगर मिल रहा है तो उसको रखा गया है, ऊपर मिल गया तो एपीएल कहते हैं, एबव पॉवर्टी लाइन। तो ए से क्या हुआ बुआ, ए से आप कहते हैं सर ए से हो गया एवं मतलब ऊपर, पी से पॉवर्टी, एल से लाइन हो गया सर। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को कि ये गरीबी रेखा क्या होता है। तो वैसा अर्थव्यवस्था में वैसा काल्पनिक रेखा होता है जिसमें ऊर्जा के अगर स्केल पर मापा जाए तो गांव में रहने वाले लोगों को 2400 कैलोरी प्रति दिन अगर मिलता है, शहर में रहने वाले लोगों को 2100 कैलोरी प्रतिदिन मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं गरीबी रेखा कहते हैं। और गरीबी रेखा कहते हैं इससे अगर कम मिलेगा तो उसको बीपीएल में रख देगा, और इससे ऊपर मिलेगा तो उसे एपीएल में रखता है, ठीक है ना। तो ए या बीपीएल का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, इसमें कार्ड वगैरह और बहुत सारे उनको फायदा भी होते हैं बीपीएल वाले लोगों को, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आ गया होगा, गरीबी रेखा आ गया, ठीक है। चलिए अब ध्यान देते हैं, इसके बाद में आपको क्या दिमाग में रखना है, इसके बाद में क्या, तो एक और क्वेश्चन आपका है, एक और क्वेश्चन पढ़ लीजिए और ध्यान देते हैं, ये आपका पहला चैप्टर भी समाप्त तो हो जाएगा। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण एवं दूर करने का उपाय बताएं। दूर करने का उपाय बताना है इसमें। तो देखिए एक क्वेश्चन डाला है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण, देखिए पहले कारण, तो कारण को हम लोग पहले देख लेते हैं क्या कारण है, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां से अगर हटाते हैं इसको तो एक क्वेश्चन आपका यहां से आ गया। एक क्वेश्चन है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है, तो कारण आप देख सकते हैं। तो देखते हैं कि हम लोग आजादी, जैसे भारत को आजादी मिली, जिसमें भारत की आजादी में बिहार के बड़े बड़े देशभक्ति नेताओं का प्रमुख योगदान रहा है, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहीं के थे, जयप्रकाश नारायण तो यहीं के थे, जयप्रकाश नारायण यहीं के थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी यहीं के थे, सच्चिदानंद सिन्हा भी यहीं के थे। तो कहा जाता है इस प्रकार बड़े बड़े नेताओं का ये धरती रहा है बिहार। और आज देखते हैं बिहार काफी पिछड़ चुका है। नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दिया है, इस साल का रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में भी बिहार को आर्थिक रूप से सबसे पिछड़ा हुआ राज्य माना गया है।
और दूसरी बात कहा जाता है शिक्षा में तो सबसे कम है ही, आर्थिक रूप से सबसे कम सबसे कम वह जो है वह सबसे कम इनकम वाला ये राज्य है। तो अर्थव्यवस्था में भी पिछड़ चुका है। नीति आयोग का ये आपका रिपोर्ट भी आया है। तो इसमें ध्यान देते हैं बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है ये बताना है आपको। तो सबसे पहले आपका क्या कर देंगे, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। तो तेजी से बढ़ती हुई क्या आप जनसंख्या कर देंगे सर, जनसंख्या हो गया, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या हो गया, ये कर दिए। दूसरा बात आप क्या कहते हैं भाई, यहां आप देखते हैं प्राकृतिक आपदा तो भरमार है, बाढ़ और सुखाड़ का नाम आप लोग सुनते हुए हैं। उत्तरी बिहार बाढ़ का समस्या से ग्रसित हो जाता है, ये तो नीति आयोग का भी रिपोर्ट ही है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर बाढ़ की समस्या काफी ज्यादा है, तो बाढ़ की समस्या से भी काफी क्षति हो जाती है, इसमें किसानों का और आवागमन का आर्थिक क्षति होती है। तो बाढ़ की समस्या भी है, पिछड़ेपन का कारण कर सकते हैं। इसके बाद में आप सुखाड़ की समस्या भी आप कर सकते हैं सर। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या हो गया, बाढ़ की समस्या हो गया, सुखाड़ की समस्या हो गया, ये प्राकृतिक आपदा में आ गया, दोनों है कि नहीं। इसके साथ साथ आगे आप लोग देखते हैं कि बिहार का विभाजन कब हुआ, तो आप कहेंगे सर ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हो गया। कौन, झारखंड अलग हो गया, है कि नहीं। तो जितना भी उद्योग और खनिज था वो सब झारखंड में चला गया, यहां तो उद्योग रहा नहीं। तो यहां पर उद्योगों का अभाव, उद्योगों का क्या हो गया, उद्योगों का यहाँ अभाव देखा जाता है। जैसे लोगों का नौकरी नहीं, तो बिहार से सबको बाहर जाना पड़ता है मजदूरी करने के लिए, तो उद्योगों का अभाव भी यहाँ देखा जा रहा है। इसके साथ साथ में यहाँ पर अब रोजगार भी तो नहीं मिल रहा है, तो रोजगार की समस्या तो है। तो बेरोजगारी यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बेरोजगारी यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है, जिससे लोग यहाँ नहीं कहीं और चले जाते हैं। इसके साथ साथ आगे देखते हैं कि प्रशासनिक कमजोरी भी यहाँ पर है, तो प्रशासनिक कमजोरियां भी देखते हैं, प्रशासनिक यहाँ पर कमजोरियां भी देखा जाता है। अगर आपके लिए पैसा या काम करने के लिए, तो भ्रष्टाचार भी होते हैं काफी ज्यादा, तो भ्रष्टाचार भी देखे जाते हैं। तो ये सभी जितना भी आपको लिखाया, ये आपका बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है। यहाँ पर कोई भी बड़ी कंपनी आना नहीं चाहती है, क्योंकि यहाँ असुरक्षित महसूस करती है। उनको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप आएंगे, सुरक्षा मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो दिलाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या आप तो यहाँ मारेंगे। दूसरा प्राकृतिक आपदा, जिसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, आजादी से आज तक सोल्यूशन अब सटीक आज तक नहीं हुआ है। आज भी उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रसित होता है। बताइए, देश को आजादी हुए कितने साल हो गए, आज भी है वो समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो ये अपना आपको दिमाग में रखना होगा, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, इसके बाढ़ की समस्या, इसके बाद में सुखाड़ की समस्या हो गया, उद्योगों का अभाव, उद्योग का अभाव तो अपने आप हो गया बिहार का बंटवारा होने से, ठीक है ना। इसके बाद में बेरोजगारी बढ़ ही रहा है, प्रशासनिक कमजोरियां देखने को मिला है, और यहाँ भ्रष्टाचार भी है। तो ये सभी क्या है, आर्थिक पिछड़ेपन का कारण यह है। अब का दूर कैसे होगा भाई, दूर कैसे होगा, तो ये सब आपको कारण है, कारण को हटाओ तो दूर हो जाएगा पिछड़ेपन। पहला कारण क्या है, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है, इस पर नियंत्रण कीजिए। इसके बाद बाढ़ की समस्या, तो समस्या का समाधान कीजिए, बाढ़ की समस्या का समाधान कीजिए। चारों तरफ जो है देख समझ करके बांधों का निर्माण कीजिए, और उस बांध में जो जल है वो नहर निकालिए, या उससे जल विद्युत पैदा कीजिए। ये संभावनाएं भी है, और प्रयास भी किया जा रहा है, बिहार में प्रयास भी किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यह बाढ़ की समस्या
का समाधान हो, चारों तरफ जो है बांधों का निर्माण हो, इस सुखाड़ की समस्या का भी समाधान हो और नहर का निर्माण किया जाए, ये प्रयास किया भी जा रहा है। उद्योगों का अभाव है, उद्योगों का अभाव है, अब उद्योगों का व्यवस्था किया जाए। छोटे मंझले बड़े उद्योग पति को बुला करके मीटिंग करके यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाए। बियाडा भी इस क्षेत्र में प्रमुख योगदान कर रहा है, तो ये सक्रिय योगदान होना जरूरी है। सरकार का भी जनता का भी उत्तरदायित्व है इसमें कि जनता भी सकारात्मक योगदान करे, सरकार को सहयोग करे। किसी भी अगर प्रशासनिक कमजोरी है, सरकार को बताए प्रशासनिक कमजोरी को यह समाप्त किया जाए, उसको कम से कम किया जाए। जितने भी नियम कानून है वो सही रूप से लागू किया जाए और इस पर जो है जनता का भी सकारात्मक योगदान होना जरूरी होता है। अब तो ये आपका हो गया भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए जनता भी आगे आ सकती है, जनता भी अच्छा योगदान कर सकती है, सरकार के कार्यों में सहयोग कर सकती है, जिससे भ्रष्टाचार का अंत हो, इसमें नियंत्रण हो, अंत नहीं तो कम से कम नियंत्रण तो हो। तो ये सभी क्या आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय बताए। ये तो पिछड़ेपन का कारण हो गया, दूर करने का उपाय इसी को समझते हुए क्या आप लोग लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? तो आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पहले ये समझ में आपको आ जाना चाहिए कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा बताइए क्या होगा, बाढ़ की समस्या, तीसरा क्या होगा बताइए, सुखाड़ की समस्या, चौथा क्या होगा, उद्योगों का अभाव, पांचवा क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ रहा वृद्धि, इसके बाद प्रशासनिक कमजोरी होगा और अंत में भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। अगर उपाय करेगा यहाँ पर पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय बताइए, तो दूर करने का उपाय में पहला जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण करना है, बाढ़ की समस्या का समाधान करना है, सुखाड़ की समस्या का समाधान करना है, उद्योगों की व्यवस्था करना है, बेरोजगारी को कम करना है, रोजगार उपलब्ध कराना है, प्रशासनिक कमजोरी हटाना है, प्रशासन को मजबूत करना है, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना है। ये तो समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद ये क्लासेस करने के लिए, और आपने क्लास किया, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास किया इसमें। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्लास को आपने बहुत सावधानी से समझा और इसको याद भी करने का प्रयास करेंगे। तो आज इतना ही तक, आपको नेक्स्ट क्लासेस में आपको आएगा, कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, और जब इसे देखें तो लाइक भी जरूर करें, सब्सक्राइब जो विद्यार्थी नहीं किए सब्सक्राइब भी एक बार कर देंगे, जिससे कि आगे का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू, बहुत बहुत साधुवाद क्लास करने के लिए। आई विश यू गुड लक।